किस क्राइटेरिया को देखकर ये पता कर पाते हैं कि हमें इनकी सर्जरी अवॉइड करनी है या फिर ये सर्जरी होनी है? एक सर्जन की लाइफ में ना 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है व्हेन टू ऑपरेट। जब हम रेजिडेंट होते हैं तब सीख रहे होते हैं कि कब सर्जरी करनी है, कौन से पेशेंट में क्या सर्जरी करनी है। तो क्या ये कोई सिस्टम होता है मैनेजमेंट का कि नहीं हमें अपने टारगेट पूरे करने हैं तो ये सर्जरी इतनी रिकमेंड करनी है? ऐसा भी कुछ स्कैम चल रहा होता है किसी हॉस्पिटल वगैरह में? ये सुना मैंने भी है, बट मैंने जितनों से भी बात करी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैनेजमेंट ऐसे कभी तंग करती नहीं है। किसी इंसान को जब हम सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं, जब वो रेडी हो जाता है तो एक फैमिली का भी तो साइन आप लोग लेते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो उसमें ये चीजें भी तुम चेक कर सकते नहीं, हैं? फैमिली का साइन ज़रूरी नहीं होता। फैमिली का साइन तभी ज़रूरी होता है जब 18 ईयर्स से कम हो पेशेंट, तो क्योंकि उसकी वो कंसेंट की उम्र नहीं है लीगली। अब जैसे ये जो हमारा पेन होता है नेक वाला, अब जैसे हम 8-8 घंटे 10-10 घंटे चेयर पे बैठ के काम करते हैं, फ़ोन और सिस्टम को यूज़ करते हैं, उस वजह से भी हो जाता है। तो इसकी कोई क्विक एक्सरसाइज वगैरह होती है जो इंसान बैठे बैठे उस टाइम करे तो थोड़ा रिलीफ मिल सके उसको? बिल्कुल, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं और आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही सवाल पूछा है। सर अभी जैसे हम सर्जरी की ही बात कर रहे हैं, अब जैसे सर्जरी हो जाती है, जैसे सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो उसके बाद जो 72 घंटे दिए जाते हैं उसको रिकवर करने का, इसका क्या वो होता है? 72 घंटे ही क्यों दिए जाते हैं? कोई रिकमेंड कर दिए गए हैं क्या मेडिकल टर्म्स में? देखिए, हर सर्जरी का ना अलग अलग होता है। जैसे हम करते हैं स्पेसिफिकली कोई भी सर्जरी करते हैं तो पेन जो होता है वो मैक्सिमम उस रात को या अगली रात को होता है। कि जो घुटने हैं वो लॉक हो चुके हैं, या एक टर्म भी यूज़ करते हैं ग्रीस खत्म हो गया, इस तरीके से कुछ। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली बताइए, जैसे आप लेके भी आए। जैसे ना नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट में सिर्फ एक नी जॉइंट नहीं होता, देयर आर 3 कंपार्टमेंट्स एंड 2 जॉइंट्स। सोने का सही तरीका क्या होना चाहिए? दोनों ही केसेस में सुबह उठते हैं जब बहुत सीवियर स्टैबिंग पेन होता है फुट में, पेशेंट ये बोलते हैं सर पहला कदम सुबह उठने के बाद नहीं रखा जाता, ऐसा लगता है कि किसी ने चाकू मार दिया हो। ये जो लोग जिम जाते हैं उनका जो रोटेटर कप होता है उसमें इतने सारे इंजरी के केसेस क्यों आते हैं? जिम इंजरीज के ना मल्टीपल कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन इज लैक ऑफ वार्म अप। सीधे गए जिम में वेट उठा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। स्वागत है आपके अध्याय के एक और स्पेशल मिथ बस्टिंग पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में आपके लिए और आपके परिवार के सदस्यों के लिए जो बिना वजह का डर, गलत इलाज, गलत सर्जरी से आपको बचा सकता है। हड्डियों, जोड़ों और उम्र के साथ बढ़ती उन बीमारियों की मेडिकल टर्म्स में उन मिथ को तोड़ेंगे जो आपको बिना वजह डराते हैं और आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होना या ना होना वो आप खुद ही बना लेते हैं डर की वजह से। तो इन्हीं पर गहराई से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नमन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू हमारे जी। चैनल पर। Thank कैसे हो you. सर आप? मैं बढ़िया हूँ एंड आई रियली अप्रिशिएट आपने इतना एफर्ट करके ये पॉडकास्ट बनाया, बिकॉज मेरा खुद का एक चैनल है और मुझे पता है अपने टाइम के साथ इस यूट्यूब को और पॉडकास्ट को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इट्स हाईली अप्रिशिएबल आप लोगों के लिए इतना सब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर पॉडकास्ट शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। सर आजकल लोग एक्सरा और एमआरआई की रिपोर्ट को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्या जो दिक्कत उसमें दिखाई जाती है सच में बीमारी होती है या फिर उम्र के साथ बढ़ते बदलाव होते हैं उसमें? क्या होता है एक्चुअली में? एक्चुअली में क्या होता है, एक्सरे और एमआरआई की जो रिपोर्टिंग होती है वो रेडियोलॉजिस्ट करता है। अब रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने पेशेंट को देखा नहीं होता है, वो जो भी उनको प्रॉब्लम दिखती है एक नॉर्मल से अलग दिखता है, जो भी एक्सरे या एमआरआई में वो सारा रिपोर्ट करना उनका काम होता है। पर हर जो चीज़ अलग दिख रही है नॉर्मल से, उसकी वजह से पेन हो रहा हो या कोई बीमारी हो रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 60 की एज में किसी का बैक एमआरआई कराओगे अगर, तो उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें 100% डिस्क आएगी, उसमें 100% मतलब 100 नहीं आएगी तो भी उसमें आर्थराइटिस चेंजेस आएंगे, उसमें फेसेट जॉइंट की प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें नर्व कंप्रेशन भी आ सकता है। बट क्लिनिकली ये आपके डॉक्टर का काम है जो आपको इवेल्युएट कर रहा है, देखना कि जो एमआरआई में पिक्चर दिख रही है
और जो पेशेंट के क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री में पिक्चर दिख रही है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है वो एंटायरली डिफरेंट हो सकता है. सो सिर्फ एमआरआई पे कुछ कुछ लिखा आ जाना इज़ नॉट डेथ सेंटेंस, या इट्स नॉट कि अब आपकी सर्जरी होगी, या ज़रूरी भी नहीं है कि वो बीमारी हो. एमआरआई का इंटरप्रिटेशन क्या है वो आपका डॉक्टर ही बता सकता है. तो मतलब प्रॉपर हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, बिल्कुल बिल्कुल. तभी हम समझ पाएंगे. हाँ क्योंकि हाँ. नॉर्मल इंसान तो एक्सरे को देख भी नहीं पाता है. उसमें भी कुछ जैसे कुछ पॉइंटर्स होते हैं, जैसे अगर नॉर्मल किसी को एक्सरे अगर चेक करना हो तो वो चेक कर सके. वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है नॉर्मल इंसान को बताना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं. उसके लिए ना बार बार देखने पड़ते हैं एक्सरे. वो आप ट्रेनिंग के टाइम ही देख सकते हो, या डेली हम जब पेशेंट्स देखते हैं तो इतनी बार हमने एक्सरेज देखे होते हैं कि कुछ चीज़ मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं. बट फर्स्ट टाइम में कुछ बता पाना, वो तो मैं जो बताऊंगा आप मान लोगे हाँ ऐसा लग रहा है, यू विल एग्री टू इट. जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको बताते हैं तो बेचारे हर चीज़ में हाँ बोलते हैं, उनको नहीं समझ आता है. सो जनरल पब्लिक के लिए बता पाना थोड़ा मुश्किल है, बट येस आपको कंसल्ट करना पड़ेगा. इसमें मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो एमआरआई की जो रिपोर्ट आती है या एक्सरे की जो रिपोर्ट आती है उसमें ना जो बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा है उससे घबराना नहीं है. क्योंकि वो जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा नहीं है पेशेंट को, उनका तो काम है जो भी अलग दिख रहा है उसको बोल्ड करके लिख देना. फिर आपके डॉक्टर का काम है उसका इंटरप्रिटेशन निकालना. करेक्ट. इसीलिए हमेशा लिखा होता है क्लिनिकल कोरिलेशन इज नीडेड. इस बात का बड़ा मजाक भी बनता है कि रेडियोलॉजिस्ट खुद कुछ नहीं करते, सिर्फ क्लिनिकल कोरिलेशन लिख देते हैं. बट ये सही भी है क्योंकि उनका काम नहीं है, आपके बिल्कुल. क्लिनिकल डॉक्टर का काम है उसको समझना और कोरिलेट करना. ये बहुत अच्छा सर ने समझाया है. हम लोग देखते ही रिपोर्ट को डर जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए कि रेड क्यों है, ये ब्लैक क्यों है, इतना ये मतलब बोल्ड करके क्यों लिखा गया, इनका क्या एक्चुअली में हमारे अंदर वो दिक्कत बिल्कुल. है भी है कि नहीं है. घबराना नहीं है बिल्कुल भी. सर जैसे हमने अभी एक टर्म यूज़ किया सर्जरी. जैसे आपके पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं, आप कैसे किस क्राइटेरिया को देखकर ये पता कर पाते हैं कि हमें इनकी सर्जरी अवॉइड करनी है या फिर ये सर्जरी होनी है? इसके लिए ना हमारे जो प्रोफेसर होते थे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते थे. एक सर्जन की लाइफ में ना 3 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज होती है व्हेन टू ऑपरेट. जब हम रेजिडेंट होते हैं तब सीख रहे होते हैं कि कब कब सर्जरी करनी है, कौन से पेशेंट में क्या सर्जरी करनी है. हम देख रहे होते हैं अपने प्रोफेसर्स को, उनको असिस्ट कर रहे होते हैं. वो जब निकल जाती है स्टेज, फिर आती है स्टेज हाउ टू ऑपरेट. जब हम सीनियर रेजिडेंट होते हैं, फाइनल ईयर ऑफ रेजिडेंसी, तब हमें ऑपरेट करने का मौका मिलता है. उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस में हम हाउ टू ऑपरेट सीखते हैं. फिर जब उन पेशेंट्स के हम रिजल्ट्स देखने लगते हैं तब हमारी आती है थर्ड स्टेज, जब समझ में आता है व्हेन नॉट टू ऑपरेट. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना होता है. सर्जरी का एम ये नहीं होना चाहिए कि एक्सरे बहुत अच्छा दिख रहा है सर्जरी के बाद, या उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत सुंदर दिख रही है. क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट का हो रहा है. और एक पेशेंट फॉर एग्जांपल नी रिप्लेसमेंट की बात करें, अगर सिंपल सर्जरी है, सबसे कॉमन अभी आई थिंक यही चल रही है. नी रिप्लेसमेंट में तो हम सिर्फ नी की बात कर रहे हैं. नी आपने अच्छा रिप्लेस कर दिया, बट अगर पेशेंट ओबीज है, पेशेंट को डायबिटीज़ है, 90 ईयर ओल्ड है, उसको कार्डियक हिस्ट्री है, क्या आपने उन सब चीज़ों का ध्यान रखा? क्या उसको सच में ज़रूरत थी? हो सकता है एक ओल्ड एज लेडी हैं जिनको सिर्फ होम बेस्ड केयर की ज़रूरत है, या वो टर्मिनल कैंसर से जूझ रहे हैं सपोज करो. तब बिल्कुल. क्या उनके पास रहने के लिए 2 साल बचे हैं, क्या अब तब ज़रूरी है? हो सकता है ज़रूरी हो सकता है उनको लास्ट के 2 इयर्स में भी बेस्ट लाइफस्टाइल चाहिए हो, पर हो सकता है कि नहीं भी चाहिए हो. तो इट्स नॉट जस्ट के एक्सरे देखा, बीमारी देखी और ऑपरेट कर दिया. क्योंकि ऑपरेट कहने को नी पे कर रहे हो, बट आप एक पेशेंट पे कर रहे हो, और उसका आउटकम पूरा पेशेंट के पूरे प्रोफाइल से उससे देख के होता है. बेसिकली रिस्क वर्सेस बेनिफिट. हर सर्जरी का रिस्क है, चाहे मिनिमम रिस्क हो, बट रिस्क है. इवन विद नी रिप्लेसमेंट 1/5 ऑफ द पेशेंट्स यानी 20% आर डिससेटिस्फाइड. आपने देखा होगा कई पेशेंट नी रिप्लेसमेंट हो गया है बट खुश नहीं है, पेन है. कुछ पेशेंट्स आके हम जब एडवाइस करते हैं तो बोलते हैं कि जी हमारे पड़ोसी ने कराया था, उसको तो अभी तक दर्द है. तो 20% इज़ द नंबर, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड 20% पेशेंट्स आर डिससेटिस्फाइड. ये 2015 के आसपास की स्टडी है. अब ये नंबर 15 या 10 के पास आ गया है, बट स्टिल एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल आर डिससेटिस्फाइड. तो ये पता करना कि किस पेशेंट में नहीं करना है, तभी आप अपना वो नंबर कम कर सकते हो. सब में आप कर दोगे नी पेन है, नी रिप्लेसमेंट कर दिया, तो फिर
उससे ये तो आपका फाइंड आउट करना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा फिर। ये एक्सपीरियंस से समझ में आता है, आपको पता चल जाता है कौन से पेशेंट्स में प्रॉब्लम होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम्म बट हम्म जैसे बहुत सारे लोगों का मैंने देखा गया है, वो बताते भी है, मैं लोकल में भी देखा हुआ है, मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको नीड नहीं थी इस तरीके की सर्जरी वगैरह की, फिर भी डॉक्टर्स उनको रिकमेंड कर देते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो क्या ये कोई सिस्टम होता है मैनेजमेंट का कि नहीं हमें अपने टारगेट पूरे करने हैं तो ये सर्जरी इतनी रिकमेंड करनी है, ऐसा भी कुछ स्कैम चल रहा होता है किसी हॉस्पिटल वगैरह ये में? सुना मैंने भी है, बट मैंने जितनों से भी बात करी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी, मैनेजमेंट ऐसे कभी तंग करती नहीं है, क्योंकि उनका तो हर केस से उनको इनकम है, या जो भी उनका मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऐसे पुश नहीं करते कभी भी कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है। और अगर कर भी दें पुश, तो कोई भी डॉक्टर अपने रिजल्ट्स ख़राब नहीं करना चाहता। कोई भी चाहता नहीं है कि मैं करूं और उसका रिजल्ट ख़राब आ जाए, क्योंकि पेशेंट तो आज कर दिया, मैनेजमेंट को तो खुश कर दिया, बट 3 महीने बाद भी पेशेंट तो आप ही के पास आएगा। और जब वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब दर्द सही नहीं हो रहा, तो किसको अच्छा लगता है? हम मतलब मेरा एम यही होता है कि एक बार पेशेंट से हो जाए बात, एक बार उसका ट्रीटमेंट हो जाए, फिर वो अपने घर जाए खुश रहे, मतलब मेरे पास मिलने नहीं आए। क्योंकि अगर वो आया दोबारा तो जनरली उसको फिर कुछ आपका ट्रीटमेंट गलत हुआ है या उसको प्रॉब्लम है, तो कोई आपकी भी डॉक्टर नहीं चाहेगा ये कि। आपके पास अभी तक कोई ऐसा केस आया है आपकी सर्जरी से कोई डिससेटिस्फाइड हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो फिर आते उसमें हैं। उस केस में आप क्या करते हैं? अब जैसे अगर पेशेंट डिससेटिस्फाइड है, तो पहली चीज़ तो होती है उसको पता लगाना कि क्यों डिससेटिस्फाइड है। क्या ट्रीटमेंट गलत हुआ, क्या फिजियोथेरेपी गलत हुई, क्या पेशेंट कंप्लायंट नहीं है आपके इंस्ट्रक्शन से जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, या फिर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, कुछ नर्व इंजरी हो गई है। यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस आपको पहले ही पता चल जाते हैं, बट पहला स्टेप होता है इवेल्युएट करना और जानना कि क्या प्रॉब्लम है। इससे ना मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब मैं एज अ फेलो था, तो हम रेजिडेंसी जब ख़त्म करते हैं उसके बाद फेलोशिप होती है हमारी यूजुअली, स्पेशलाइजेशन। तो मेरी फेलोशिप है शोल्डर में। तो आई रिमेंबर एज अ यंग सर्जन, आज से काफ़ी टाइम हो गया है, जर्मनी में था मैं, तो उनसे अपने प्रोफेसर से पूछा मैंने कि कौन से पेशेंट हैं जिसमें सर्जरी के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है या स्टिफ हो जाते हैं। अब जैसे लास्ट डे उन्होंने एक बहुत ही मैसिव सर्जरी करी थी, 3 घंटे चली थी। रोटेटर कफ टीयर था, कंप्लीट टीयर, उसमें कहाँ कहाँ से रिलीजेस करके उन्होंने अटैच किए रोटेटर कफ। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरी। उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आया। एक उन्होंने सर्जरी करी विच टुक 10 मिनट्स, उसके बाद पेशेंट का शोल्डर पूरा स्टिफ हो गया और बिल्कुल ख़राब रिजल्ट आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एज अ यंग सर्जन कि 3 घंटे सर्जरी चली है उसका रिजल्ट क्या ही आएगा, और 10 मिनट की सर्जरी तो अच्छी ही होगी। तो ये बड़ा मेजर डाउट हुआ और मैंने सर से पूछा, तो ये सेड कि हमें भी नहीं पता है, पेशेंट की बॉडी बिल्कुल अलग होती है, कौन सी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। हाउएवर देर आर फ्यू साइंस। सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है, अगर पेशेंट को कोई मेंटल इलनेस है, अगर उसको एंग्जाइटी है, उसको डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस डिसऑर्डर है, फैमिली में प्रॉब्लम है, तो उसका रिजल्ट खराब आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसका रीज़न क्या है पीपल आर स्टिल फाइंडिंग आउट, बट ये एक फैक्ट है। तो जिसको भी एंग्जाइटी है, स्ट्रेस डिसऑर्डर है, लो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है बट बहुत पेन हो रहा है, उन लोगों का रिजल्ट थोड़ा सा इन्फीरियर आने के हाई चांसेस हैं। तो सर हम ये भी तो बोल सकते हैं जो इतने सारे केस हैं जिसमें लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो उनका फैमिली बैकग्राउंड पहले चेक करना चाहिए हमें, जब बहुत मुश्किल है, कितना मुश्किल है। क्योंकि जब जैसे किसी इंसान को जब हम सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं, जब वो रेडी हो जाता है तो एक फैमिली का भी तो साइन आप लोग लेते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो उसमें ये चीज़ें भी तुम चेक कर सकते नहीं, हैं। फैमिली का साइन ज़रूरी नहीं होता। फैमिली का साइन तभी ज़रूरी होता है जब 18 ईयर्स से कम हो पेशेंट, तो क्योंकि उसकी वो कंसेंट की उम्र नहीं है लीगली। बट आपने जो बात करी ना, उसका एक एंगल ज़रूर है। आजकल बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स, इंक्लूडिंग जो हमारा है स्टेप अप जॉइंट्स, उसमें हमारा प्रोग्राम चलता है नी रीसेट या स्पाइन रीसेट। उसमें एक कंपलसरी साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन, एक साइकेट्री कंसल्टेशन होता है विच इज़ इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना, अब 10 मिनट की इंटरेक्शन में आप नहीं जान सकते। जैसे हम मिले, आप कंफर्टेबल हो गए अगर मैं आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछूं, आप कहोगे मैं तो नी पेन के लिए आई हूँ, ये देखो ना, आप ये क्यों पूछ रहे हो कि शादी हुई है नहीं हुई है, कितने लोग हैं घर में, मतलब वाई वुड यू बी, आप प्रोबेबली इरिटेट ज़्यादा हो जाओगे, क्योंकि इसके प्रोफेशनल्स हैं। अब साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट है या फिर साइकेट्रिस्ट है, दे विल बी बेटर पर्सन।
So a lot of clinics around the world have started including mental health professionals in their assessment. जैसे 15 दिन का अगर ट्रीटमेंट है इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी, तो उसमें 2 मेंटल हेल्थ असेसमेंट होते हैं बीच में. होने भी चाहिए, अदरवाइज केसेस इतने बिगड़ रहे हैं, उनकी नंबरिंग बढ़ती ही जाएगी। आई एम श्योर इससे फ़ायदा ही होता है पेशेंट को. और पेन का रीज़न हर बार डिजीज़ नहीं होता है. बहुत सारे पेन्स ना स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं, एंग्जाइटी से रिलेटेड होते हैं. आप किसी डिप्रेस्ड पर्सन से मिलिए, उसको इतने पेन्स होंगे, नेक पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन. बहुत बार पेन का रीज़न नहीं मिलता. इनफैक्ट ये बड़ी कॉमन सेइंग है हमारे ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड में, अगर एक्सरे सही है, एमआरआई सही है, पेशेंट को पेन हो रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं. पहला, शुगर की वजह से होता है, थायराइड, विटामिन डी की कमी, B12 की कमी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेस. नॉट जस्ट स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इन जनरल. तो ये सारे कारण पेन कॉज करते हैं एंड एक्चुअल पेन कॉज करते हैं. हाँ, बताइए. जैसे आपने अभी बात करी बैक पेन की, नेक पेन की, तो इनको थोड़ा और हम डेप्थ में समझते हैं. श्योर. जैसे अभी तो आपने कारण बताए कि हमें किस किस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है. अब जैसे ये जो हमारा पेन होता है नेक वाला, अब जैसे हम 8-8 घंटे 10-10 घंटे चेयर पे बैठ के काम करते हैं, फ़ोन और सिस्टम को यूज़ करते हैं, उस वजह से भी हो जाता है. तो इसकी कोई क्विक एक्सरसाइज वगैरह होती है जो इंसान बैठे बैठे उस टाइम करे तो थोड़ा रिलीफ मिल सके उसको? बिल्कुल, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं और आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही सवाल पूछा है. कई लोग मुझसे सवाल इस तरह से पूछते हैं कि पोस्चर क्या है बेस्ट. हाँ. तो एक पोस्चर के बारे में बताना चाहूँगा. पोस्चर इज़ अ नॉर्मल वे ऑफ सिटिंग या स्टैंडिंग या लाइंग डाउन, जो कि बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है आपकी बॉडी के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बैड पोस्चर है, बट ये पोस्चर ख़राब नहीं हो सकता, आपके लिए यही है बेस्ट पोस्चर. सो बेस्ट पोस्चर इज़ योर नेक्स्ट पोस्चर. मतलब पोस्चर की गलती नहीं है, प्रॉब्लम है लैक ऑफ मूवमेंट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज. अगर आप ऐसे बैठे हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप मूवमेंट करिए. जैसा आपने बोला, एवरी 30 मिनट्स आप ब्रेक लीजिए. अब इसमें मैं कई तरीके की एक्सरसाइज बता चुका हूँ पहले भी, बट नाउ विद एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज्ड बताना अलग बात है, कोई फॉलो नहीं करता है. करेक्ट, ये अब सबसे मैं बड़ी बता बात भी है. दूंगा स्ट्रेचेस, चिन टक्स, मैंने बताए हैं पहले भी, बट कोई फॉलो नहीं करता है. मैं खुद फॉलो नहीं करता. तो अब मैंने बोलना शुरू किया कि आप एवरी 30 मिनट्स आप एक ब्रेक ले लीजिए. आप वॉशरूम चले जाइए, आप पानी पी लीजिए, आप कुछ किसी तरीके से आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, या फिर आप बस चेयर पे बैठे हैं तो खड़े हो जाइए. आप एक मूवमेंट कर लेंगे ना, दैट इज़ इनफ. आप बैठे हुए हैं उससे नहीं काम चलेगा. एज आई सेड, बेस्ट पोस्चर इज़ योर नेक्स्ट पोस्चर. प्रॉब्लम इज़ नॉट विद पोस्चर, प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज. हमारे जॉइंट्स को एक्सरसाइज चाहिए, मूवमेंट चाहिए. ऐसे बोलते हैं ना, खड़ा पानी बदबू मारता है, तो जॉइंट में भी पानी ही है, लुब्रिकेशन वाला फ्लूइड है, जॉइंट फ्लूइड है, तो वो जितना वो खड़ा रहेगा ना उतना बदबू मारेगा. एक्चुअली आपके कार्टिलेज का लॉस होगा, आपके जॉइंट्स खराब होंगे अगर वो मूव नहीं करेंगे. जितना मूव करेंगे उतना वो अच्छे रहेंगे. जैसे आपने बोला कि हमें गैप लेना चाहिए. अब जैसे सुबह 10 बजे से इंसान नॉर्मली बैठता है, 10 या 9 बजे से. अब 9 बजे से वो 2 बजे गैप ले, या किस किस बीच में गैप ले, थोड़ा इसे और डेप्थ में बताइए तो ऑडियंस अच्छे समझ पाएगी, रिलेट भी कर पाएगी अपने आप से. जी, बिल्कुल. इसके ना मल्टीपल रूल्स बने हुए हैं. जैसे 30-30 रूल है. 30 मिनट्स बाद आप 30 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए. कुछ लोग बोलते हैं 20-20 रूल है, 20 मिनट्स बाद आप 20 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए. बहुत मल्टीपल रूल्स हैं, कोई स्टडी में कुछ क्लियर नहीं है. एक रूल कौन सा है जो बेस्ट हो हमारी एक audience के रूल लिए? आपका ये मान लीजिए, आप 30 to 40 मिनट्स में एक बार बस ब्रेक ले लीजिए. चाहे आप बहुत लंबा खड़े हैं या आप बहुत देर तक बैठे हैं, 30 to 40 मिनट्स, वन ब्रेक इज़ इनफ. आप घड़ी में अलार्म बजा लीजिए, चाहे आप पानी पी लीजिए उस टाइम. डू सम एक्टिविटी आफ्टर एवरी 30-40 मिनट्स, या सिर्फ पाँव सीधे कर लीजिए. मतलब कुछ तो करना चाहिए. अगर आप बैठे हुए हैं, जैसे हमारे साथ होता है, हम सर्जरीज करते हैं, 2-2 घंटे हो जाते हैं, हम सेम पोजीशन में सर्जरी करते जाते हैं, क्योंकि जब आदमी काम में इन्वॉल्व होता है उसको याद नहीं रहता. और ये कहना बहुत आसान है यहाँ चेयर पे बैठ के. मैं खुद फॉलो करता हूँ. नहीं, एवरी इवनिंग मेरे को बैक एक हो जाता है, अपर बैक. क्यों? काम कर रहे हैं, काम में इन्वॉल्व हैं, कैसे ब्रेक ले लें? प्रैक्टिकली प्रॉब्लम हो जाती है. बहुत मुश्किल है. बट आइडियल तरीका अगर आप पूछें तो यही है, 30-40 मिनट्स में आप एक ब्रेक ले लीजिए इफ़ पॉसिबल.
इफ़ योर वर्क परमिट्स। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? आप एक एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन करिए, बट इसमें भी ना एक केवियाट है। अगर आप जिम कर रहे हैं सुबह, विच इज़ अ गुड थिंग, बट पूरे दिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि 1 घंटे की एक्सरसाइज आपके 24 घंटे के रेस्ट को कैंसिल कर देगी। आपको पूरे दिन एक्टिव रहना पड़ेगा। एंड अनदर प्रॉब्लम इज़ वो इस साल या अगले साल रह के काम नहीं चलेगा, पूरी ज़िंदगी पूरे दिन एक्टिव रहना पड़ेगा, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद फिटनेस। कांट हेल्प इट। एक बार आप फिट हो गए, आज आपने एब्स बना लिए, ज़रूरी नहीं है कि 5 साल बाद आप अनफिट नहीं हो सकते। रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर कंसिस्टेंसी इज़ द की। बिल्कुल। सर, अभी जैसे हम सर्जरी की ही बात कर रहे हैं, अब जैसे सर्जरी हो जाती है, जैसे सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो उसके बाद जो 72 घंटे दिए जाते हैं उसको रिकवर करने का, इसका क्या वो होता है? 72 घंटे ही क्यों दिए जाते हैं? कोई रिकमेंड कर दिए गए हैं क्या मेडिकल टर्म्स में है? देखिए, हर सर्जरी का ना अलग अलग होता है। जैसे हम करते हैं स्पेसिफिकली, कोई भी सर्जरी करते हैं तो पेन जो होता है वो मैक्सिमम उस रात को या अगली रात को होता है। स्पेशली बिकॉज इतना हमने एनेस्थीसिया जो दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है उसका असर रहता है 6-7 घंटे। तो वो जब चला जाता है तो ओवरनाइट पेन होता है, उसके लिए हम और कवर देते हैं। और ऐसे करते करते ना बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म ही ऐसा है कि 48 to 72 आवर्स में वो पूरी तरह रिकवर करती है। बट एक्चुअल में ना खतरा इसमें टला नहीं होता है। सारी मेजर सर्जरीज का खतरा टलता है 6 वीक्स के बाद। अगर आपका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो क्या डीवीटी एक जैसे ना क्लॉट बन जाता है, उसका रिस्क टल जाता है? नहीं, 6 वीक्स तक उसका रिस्क बना हुआ है। अगर आपका कुछ आपको मान लीजिए इंजेक्शन लगा है नी में और आपने सर्जरी करनी है, तो इन्फेक्शन का रिस्क 6 वीक्स तक बना हुआ है। अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है तो, और फ्रैक्चर का यूनियन है, यूनियन का टाइम है 6 वीक्स। बॉडी की एक्चुअल साइकिल 6 वीक्स की है। कभी कभी हम एक नी रिप्लेस करते हैं या 2 सर्जरी हैं पेशेंट में और हम उनको गैप दे के करना चाहते हैं ताकि पेशेंट उसको झेल पाए, तो वो गैप कितना होगा? 6 वीक्स। सो आइडियल नंबर जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है 6 वीक्स। सारी चीज़ें 6 वीक्स के हिसाब से बॉडी में चलती हैं। इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, बट मतलब बॉडी टू बॉडी डिपेंड नहीं करता, वो सब बॉडीज की एवरेज नहीं 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 एवरेज है। डिपेंड करता है। अगर आप डायबिटिक हैं, स्मोकर हैं, स्टेरॉइड की हिस्ट्री है, कैंसर की हिस्ट्री है, HIV की हिस्ट्री है, तो इन सब में नंबर बढ़ जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कुछ मतलब ऑलरेडी बीमारी है तो 6 का 10 हो जाएगा। आप यंग है, जैसे बच्चे हैं जो 15 साल के, 20 साल के, उनमें 4 वीक्स हो जाता है। बट एज अ जनरल रूल 6 हफ्ते सबकी बॉडी एक रिकवरी टाइम पीरियड है 6 हफ्ते का। 50 की उम्र जब हो जाती है इंसान की, तो उसके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, वो उसे अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे आपके जैसे वो बोलते हैं कि आपके जो घुटने हैं वो लॉक हो चुके हैं, या एक टर्म भी यूज़ करते हैं, ग्रीस ख़त्म हो गया, इस तरीके से कुछ। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली बताइए, जैसे आप लेके भी आए। जैसे ना नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट में सिर्फ एक नी जॉइंट नहीं होता, देर आर 3 कंपार्टमेंट्स एंड 2 जॉइंट्स। 2 जॉइंट कैसे, अगर हम इसको इग्नोर करें तो ये थाई बोन है और ये लेग बोन है। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वो हमारा प्राइमरीली नी जॉइंट है। इसके अलावा एक जॉइंट और है जो नी कैप और थाई बोन के बीच में है। तो बेसिकली 2 जॉइंट होते हैं। तो पहला काम तो ये होता है किसी भी सर्जन का पता करना कि पेन कौन से जॉइंट से आ रहा है करेक्ट। और कौन से कंपार्टमेंट से आ रहा है। तो पहली चीज़ हमें पता लगाना होता है कि अंदर की साइड से आ रहा है इस नी जॉइंट से, बाहर की साइड से आ रहा है नी जॉइंट से, या फिर नी कैप के पीछे से पेन आ रहा है, जिसको एंटीरियर नी पेन बोलते हैं। कॉन्ड्रोमलेशिया भी एक टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए हम। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एंटीरियर नी पेन है तो मेजॉरिटी केसेस में, आई वुड से 95% केसेस में, वो पेन बिना सर्जरी के मैनेज हो सकता है। ओके। एक्सरे पे दिख रहा है कि जॉइंट नी बिल्कुल ख़राब है, सारे दोनों जॉइंट, तीनों कंपार्टमेंट पूरी तरह से ख़राब हैं, पर पेन का ओरिजिन अगर नी कैप से है तो वो पेन मेजॉरिटी केसेस में बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। अरे वाह। ये एकमात्र ऐसा नी में कंपार्टमेंट है। बाकी दोनों कंपार्टमेंट से अगर पेन निकल रहा है तो देयर इज़ अ चांस कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं इसमें ना बहुत पेशेंट्स को एक बात बताता हूँ, पूछते हैं खुद ही पेशेंट कि सर इंजेक्शन, बेल्ट, स्टेम सेल,
फिजियोथेरेपी, इतनी सारे एडवाइसेस मिलती हैं, फॉलो कौन सी करनी है? बिल्कुल करेक्ट। तो इसमें ना प्रूवन चीज़ें हैं कुछ नी पेन के लिए, और कुछ हैं जो डिबेटेबल हैं। प्रूवन चीज़ें क्या है? अगर आपने वेट लॉस कर लिया तो ये प्रूवन चीज़ है कि आपका नी पेन ख़त्म हो जाएगा या एटलीस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो आपकी बॉडी का वेट आपके नी पे 4 किलो वजन पड़ता है। और वही वेट अगर आपने बेंड करके नी पे डाला है, जैसे कि ज़मीन से बैठे हैं और बैठने से उठ रहे हैं, उस टाइम नी बेंट है और वेट पड़ रहा है, दैट इज़ 7 टाइम्स योर बॉडी वेट। कुछ स्टडीज़ में 5 टाइम्स बोला है। स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, 5 टाइम्स योर बॉडी वेट। तो अगर आपका वेट 70 है मान लीजिए, तो 7 5 35, तो 300 से 400 किलो उस पर वेट पड़ रहा है। तो अगर आप 5 10 15 किलो कम कर लेंगे, मतलब गिवन कि आप पहले से अंडरवेट नहीं है, अज्यूमिंग, तो बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ जाएगा, और इसकी गारंटी है कि कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये प्रूवन तरीका है, ठीक है? ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग, 50 किलो का अगर वेट है तो 80 साल घुटने चलेंगे, और 80 किलो वेट है तो 50 साल घुटने चलेंगे, बिकॉज वेट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन नी पेन एंड नी डीजनरेशन। सेकंड जो प्रूवन चीज़ है जिससे पेन ख़त्म हो जाएगा, वो है नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं बाकी, वो सारी डिबेटेबल हैं। अगर मैं आज बोलूं कि मैं एक ऐसा इंजेक्शन लगा दूंगा, ग्रीस का इंजेक्शन जो आपने बोला, या मैं स्टेम सेल का इंजेक्शन लगा दूंगा, कुछ लोग प्लाज्मा थेरेपी की बातें करते हैं। उसमें क्या करते हैं, ब्लड सेल निकालते हैं पेशेंट के अपने, उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं एक मशीन में। रेड सेल अलग हो जाते हैं, जो पानी होता है प्लाज्मा वो अलग हो जाता है। प्लाज्मा में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं नी के अंदर। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड वे, बट डिबेटेबल है। 6 महीने, साल, 2 साल या ज़ीरो इफेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो बाकी सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं। प्रूवन सिर्फ 2 चीज़ें हैं, वेट लॉस और नी रिप्लेसमेंट। इसके अलावा ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कि नी पेन का ओरिजिन क्या है। वो आपके नी कैप के पीछे से आ रहा है या फिर मेन नी जॉइंट से आ रहा है। ये सब लोग करते हैं जब कोई सर्जरी वगैरह या नी रिप्लेसमेंट वगैरह करना होता है, तो सब डॉक्टर्स चेक करते हैं। करना चाहिए, करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उनको नी रिप्लेसमेंट एडवाइज्ड होता है, बट सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं कि आप बताइए सर ज़रूरी है क्या नहीं। तो उसका आंसर क्या होता है? उसका मेरा स्टैंडर्ड आंसर है कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना मैं बता सकता हूँ, ना ये एक्सरे जो लगा हुआ है वो बता सकता है, ना आपका बेटा बता सकता है, ना ही आपका कोई दोस्त बता सकता है। आपके नी को अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो वो आप बताओगे। ऐसा क्यों? एक्सरे पे ना बहुत बार डिजीज़ इतनी एडवांस दिखती है, बिल्कुल करेक्ट। बट उतना पेन होता नहीं है पेशेंट को। और कई बार अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आपके घर में किसी के नी पेन के कोई पेशेंट हैं, तो उनका पेन ना कुछ दिन बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 1 to 2 वीक्स, और फिर वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है, और ऐसे एपिसोड्स आते हैं। तो बहुत बार नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन एपिसोड्स में आता है। 6 महीने सही था, अभी 15 दिन से या 10 दिन से दर्द कर रहा है, तो वो 10 दिन के दर्द से हम सर्जरी नहीं करते, फिर उसको सेटल होना चाहिए पहले पेन। पेशेंट बताएंगे जी क्रोनिकली मैं परेशान हूँ, क्या क्या चीज़ों में परेशान है, 500 मीटर से ज़्यादा नहीं चल सकते। यूएस में क्या होता है, एवरी 500 मीटर्स, मतलब एक सेकंड ब्लॉक में ग्रोसरी स्टोर होता है। तो हम मोस्टली यूएस की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो उनका ये होता है कि अगर ग्रोसरी तक जाके पेशेंट ग्रोसरीज नहीं ला सकता घर पे, तो उसको ज़रूरत है। बट मोर और लेस इंडियन कंटेक्स्ट में भी 500 मीटर्स ठीक बैठता है। तो 500 मीटर्स चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे विदाउट पेन किलर। नंबर ऑफ पेन किलर्स कितनी है? अगर ऑल्टरनेट डे से ज़्यादा है, मतलब 3 या 4 टाइम्स अ वीक है, तो दैट इज़ सेकेंड क्राइटेरिया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, आप फैमिली फंक्शन मिस कर रहे हैं, घर में शादी है, आपको डर लग रहा है कि शादी अब मेरे नीज़ दर्द करेंगे, बच्चे यूरोप कनाडा में पढ़ते हैं, आप छुट्टी में उनसे मिलने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है मैं यूरोप जाऊंगा तो बहुत चलना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, लाइफ स्टाइल ख़राब हो रहा है, तो दैट इज़ 3 क्वेश्चंस: वॉकिंग डिस्टेंस, नंबर ऑफ पेन किलर्स एंड लाइफ स्टाइल। चौथा एक और होता है विच इज़ लेस इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग ऐसे लिम्प करके चलते हैं बिकॉज ऑफ नी पेन एंड दे फील सोशली ऑकवर्ड।
को लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द नहीं है इतना, बट जस्ट बिकॉज नी खराब है और वो लिम्प करके चल रहे हैं, वॉडलिंग गेट बोलते हैं, जैसे पेंगुइन जैसी गेट होती है, तो वो बहुत ही एम्बेरस हो जाते हैं, सोशल लाइफ खराब होने, मिलने नहीं जा रहे लोगों से, ऐसे बहुत लोग होते हैं। वो भी एक रीज़न है नी रिप्लेसमेंट का। एक्सरे कभी भी नहीं है। इन 3 मैंने मेन बताया, एक मैंने एक्स्ट्रा बताया, उनमें कभी भी एक्सरे रीज़न नहीं है। और ये चारों चीज़ें पेशेंट खुद डिसाइड करता है। मैं नहीं बता सकता पेशेंट को देख के जी आपको ज़रूरत है, पेशेंट ही बताएगा, बट उससे पूछना चाहिए पहले। और अगर ज़रूरत है तो एक ही नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा इसका भी रूल होता है, 60-40 रूल बोलते हैं इसको। अगर मान लीजिए एक नी में 100 पेन है, पेशेंट से पूछते हैं तो दूसरे नी में कितना पेन है। अगर वो 60 बोलेगा तो इसका मतलब है दोनों नीज को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। इफ़ पेशेंट सेज कि 60 नहीं 40, 20, 30, तो जब उसका हम एक नी रिप्लेस कर देंगे तो दूसरा नी भी पेन फ्री हो जाएगा। ऐसा भी होता है? हाँ, बिकॉज एक नी पेन फ्री हो गया, इस पे वजन डालेंगे। जब फिजियोथेरेपी होगी तो दोनों नीज की फिजियोथेरेपी होगी। जब ऑपरेशन के टाइम में पेन किलर्स मिलेंगे, इंजेक्शन मिलेंगे, विटामिन डी हो सकता है, कुछ हार्मोन्स मिले, जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो दोनों नीज पे इफेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली देखा गया है कि एक नी अगर आप रिप्लेस कर दो तो दूसरा वाला जो पेशेंट को पहले दर्द था बट 10 साल 5 साल चल जाता है ईजीली। सर अब इसमें मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो मार्केट में जैसे मेरी खुद की मदर इन लॉ है, उनके दोनों जो मतलब ये ना पेन होता है, तो वो मार्केट से कुछ तेल वगैरह आता है, उसको ऐसे मलती रहती हैं। तो क्या वो करेक्ट है और वो तेल सही होते हैं? क्योंकि वो बोलती हैं इससे मेरी जो चीज़ है ना वो नरम हो जाती हैं, मैं खड़ी होने लगती हूँ, इस तरीके से वो बोलती हैं। और जैसे आपने अभी एक बात बोली कि कुछ टाइम उनका दर्द होता है एपिसोड में, जैसे बात की, तो उनके साथ भी ऐसा होता है। जैसे किसी दिन तो वो बहुत अच्छे से काम कर लेती हैं, बाहर चली जाती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बोलती हैं आज तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आज मेरा ज़्यादा दर्द बढ़ गया, शायद मेरी शुगर बढ़ गई, इस तरीके से बोलती हैं। तो इसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है? और दूसरी चीज़ मेरी ये थी, जैसे आपने बोला कि नी रिप्लेसमेंट, तो इसके जो जितने भी केसेस होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आपने एक साथ पूछ लिए मैं उल्टा चलता हूँ। हाँ ठीक है, नी रिप्लेसमेंट का सक्सेस। हाँ। तो 2015 के अराउंड ना एक बहुत बड़ी स्टडी आई थी, उसमें था वर्ल्ड वाइड उन्होंने मल्टीपल हॉस्पिटल्स, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स लेके एक स्टडी करी थी और बताया था कि नी रिप्लेसमेंट के बाद डिससेटिस्फेक्शन रेट, यानी जो पेशेंट खुश नहीं है, वो है अराउंड 20%। 20%। मतलब 1/5 ऑफ द पेशेंट अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, सारे अच्छे सिस्टम्स में भी 20% डिससेटिस्फेक्शन रेट है। अब उस स्टडी के फॉलोअप्स आए हैं क्योंकि लोगों ने पेशेंट सिलेक्शन इम्प्रूव किया है, टेक्निक्स इम्प्रूव हुई हैं, स्टिल इट इज़ 10 to 15%। सो 10 में से 1 से 2 लोग आज भी नी रिप्लेसमेंट के बाद खुश नहीं हैं। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था इससे पहले कि एपिसोड्स में क्यों आता है। ये एक डिजीज़ प्रोसेस ही है बेसिकली ना। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि डिजीज़ नहीं है, नेचुरल एजिंग का पार्ट है। एजिंग की वजह से, वेट की वजह से, कुछ जेनेटिक्स की वजह से नी घिसने लगा है, जो जोड़ है वो ख़राब होने लगा है। अब वो कभी कभी उसमें ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर बॉडी उसको सेटल करती है। तो ऐसी साइकिल्स आती रहती है। यूजुअली ये 2 to 3 वीक्स की होती है। एक बार पेन स्टार्ट हुआ 2 वीक्स तक रहता है। ऐसे में क्या करना है, बेस्ट है आप फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से मिलिए, वो सही तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे क्या क्या करना है। अगर आपको तेल लगाने से आराम मिलता है तो प्लीज़ लगाइए। मैं बस ये कहना चाहूँगा आप कोई भी ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हो। देर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स फॉर नी पेन। आप जितने लोगों से मिलोगे उतने ट्रीटमेंट मिलेंगे। बिल्कुल करेक्ट। आपको पहनने का, लगाने का, जो भी ट्रीटमेंट ट्राई करना है कर लीजिए। इंजेक्शन या कुछ खाने का ट्रीटमेंट अगर ट्राई करना है, कुछ गोली खानी है, कुछ पाउडर खाना है, उससे पहले आप डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए, क्योंकि उसमें कहीं आपका लिवर, किडनी या हार्ट या लंग वो सब डैमेज ना हो जाए। इसलिए आपको जो ट्राई करना है आप करो। प्रूवन क्या है मैं फिर से बताऊंगा, वेट लॉस और नी रिप्लेसमेंट। उसके अलावा सब डिबेटेबल है, हो सकता है आराम लग रहा है, प्लीज़ करो। इसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगा, हम 4 P's की बात करते हैं जब भी नी रिप्लेसमेंट की बातें होती हैं। नी प्रिजर्वेशन की बातें होती हैं जब,
जैसे आप या कई लोग आते हैं एक्टिव यंग इंडिविजुअल्स, वो कहते हैं सर हमारी नीज में पेन होने लगा है, जैसे 30 ईयर ओल्ड कोई आए, हम नहीं चाहते कि 50 या 60 में भी हमारा नी रिप्लेसमेंट हो, तो अभी कैसे बचें। ये बहुत ही कॉमन होने लगा है एंड आई लाइक दिस बिकॉज लोग अवेयर हो रहे हैं एट द एज ऑफ 30। बिल्कुल। और कुछ जो पेशेंट्स आते हैं जिनके मदर या फादर का हम सर्जरी कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि सर हम कैसे बच जाएं इससे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड जवाब देते हैं, वो होता है 4 P। पहला P पेट, हिंदी वाला P। दूसरा P परहेज़। जब आपको नी पेन है तो आपको कुछ एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है। आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है, आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, डीप स्क्वाट्स नहीं करने हैं, बेसिकली नी बेंट करके उस पर वेट नहीं डालना है। उससे आपका घुटना बचा रहेगा जिस टाइम आपको पेन है। पेन नहीं है तो आप ज़रूर करिए। तीसरा P फिजियोथेरेपी। एक फिजियोथेरेपी प्रोग्राम में एनरोल करिए। आपको पेन नहीं है तो भी आप करिए, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइजेस से आपको गाइड कर सकता है वो एक जिम ट्रेनर नहीं कर सकता। बिल्कुल करेक्ट। चौथा P प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट। बॉडी को प्रोटीन चाहिए। लोग घबराते हैं कि प्रोटीन से किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, बट प्रोटीन की कमी से जो डेथ हो रही है इंडिया में, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट किडनी पेशेंट्स में प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से डेथ हो रही है। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 ग्राम पर किलोग्राम इन यंग, 1.2 ग्राम पर किलोग्राम इन ओल्ड। सबको प्रोटीन चाहिए। इसके भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, बट कोई ना, वो लोग ना उसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखते नहीं हैं, दनादन लेते जाते हैं, नहीं नहीं, ऐसे overdose तो करते नहीं हैं। करना चाहिए, बिल्कुल। गलत चीज़ है। तभी तो बिल्कुल इतने बिल्कुल। केसेस आ रहे हैं, जैसे लोग जिम कर रहे हैं और उन्हें करते करते एक्सरसाइज हार्ट अटैक आ जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। फिर जब रिपोर्ट आती है तो वही प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब चीज़ें निकल जाती हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह की। कहना मुश्किल है। यूजुअली ये डेथ ना प्रोटीन की वजह से नहीं होती हैं या सप्लीमेंट्स की वजह से नहीं होती। या तो उन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए होते हैं, या फिर उनके हार्ट में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर बहुत एक्सेसिव वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। यूजुअली ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रोटीन इज़ वेरी वेरी रेयर द कॉज। प्रोटीन की तो डेफिशिएंसी ही होती है। सर जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत फेमस दवाई है पैरासीटामोल, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे उन लोगों को नहीं पता होता है कि हमें कौन सी एमबी की दवाई कब लेनी चाहिए, जैसे इसमें 100, 200, 400, 600, उसके ऊपर फिर इंजेक्शन आ जाते हैं। तो इसका लेने का क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा इसको पहले हम ब्रीफ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, आप डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर गाइड करेगा, क्योंकि हर चीज़ की ना ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। पहले से क्या दवाई चल रही है, पहले से क्या बीमारियां हैं, लिवर का क्या स्टेटस है, किडनी का क्या स्टेटस है, उसके हिसाब से डोज डिसाइड होती हैं। और ये डिसीजन बेस्ट आपका डॉक्टर ही ले सकता है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। अपर लिमिट होती है पैरासीटामॉल की अराउंड 3 to 3.5 ग्राम्स। इससे ज़्यादा एक दिन में हम नहीं दे सकते। लिवर फेलियर का बहुत हाई रिस्क होता है। रिलेटिवली पैरासीटामॉल सेफ ड्रग है, कम इंटरेक्शंस हैं इसके, कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जो पैथोलॉजिस्ट्स हैं, जो फोरेंसिक मेडिसिन वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा वार्निंग्स देते हैं हम लोगों को भी, सारे डॉक्टर्स को, डॉक्टर वर्ल्ड को, कि पैरासीटामॉल का अब्यूज़ चल रहा है। पैरासीटामॉल हर कोई ले रहा है और उससे लोगों के लिवर डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो बाद में जब बॉडी डिसेक्ट करते हैं डेथ के बाद तो ये देखते हैं, और पैरासीटामॉल टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन इन लोगों को मिलती है। बट एज अ जनरल रूल हमारे एज क्लिनिशियंस रिलेटिवली सेफ माना जाता है पैरासीटामॉल को, बट स्टिल अच्छी खासी वार्निंग्स हैं, अच्छे खासे लिटरेचर हैं, एविडेंस है कि इट इज़ नॉट एज सेफ एज इट इज़ सपोज टू बी। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ड्रग इंटरेक्शन है। तो बेस्ट आंसर आपके क्वेश्चन का एक डॉक्टर इंडिविजुअल पेशेंट को इंडिविजुअलाइज उसकी नीड के हिसाब से दे पाएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, जब उन्हें बुखार होता है मेडिकल से ले आते हैं, खा लेते हैं पेन किलर्स भी और ये पैरासीटामोल भी। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, फिर इनको ऐसा इनके लिए मैं कहना चाहूँगा बी केयरफुल। आप रिस्क ले रहे हो, आप प्लीज़ किसी सरकारी डॉक्टर से तो मिल लो, किसी से तो मिल लो, है ना। अगर आप एकदम हाई एंड कोई पद्म भूषण मेडिसिन वाले से नहीं मिलना है तो कम से कम एक मेडिकल स्टूडेंट से मिल लो जो ट्रेनिंग में है, वो भी आपको गाइड कर देगा।
बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट एट केमिस्ट से लेके मतलब करना तो गलत ही है। तो आपको भी पता ही है, अंदर से पूछते हुए भी आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग कि दिस इज़ नॉट राइट अगर आइडियली। किसी को कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक सजेशन चाहिए, अगर किसी को बुखार है, मुझे ही बुखार है, तो मैं एक दिन में एक पैरासीटामोल नॉर्मल ले ले सकती हूँ, सकते ये हैं, सेफ ले है। सकते हैं, बिल्कुल। और अगर पेन किलर के लिए बोला जाए तो इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, अगर किसी को दर्द हो रहा है, जैसे ये हेडेक बहुत ज़्यादा मेरे होता है, मैं पर्सनली अपने लिए, अब जैसे मैंने SP एक कोई टैबलेट है वो खाली नहीं ठीक हुआ, फिर एक बासुब्रेन करके आती है, मैं उसको लेती हूँ, उससे फिर मेरा ठीक होता है, मैं एक दिन में 2 ले लेती हूँ और मैं किसी से कंसल्ट नहीं करती करना हूँ। चाहिए, करना चाहिए। आपको कॉज तो पता करना चाहिए ना। हो सकता है आपका बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है आपकी आईसाइट की प्रॉब्लम हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से है, हो सकता है कि एक्सेस आप काम कर रहे हो, थकान है, पानी नहीं पी रहे हो, भूख लग रही है, खाना नहीं खाया आज काम पे। बहुत सारे रीजंस हो सकता है माइग्रेन हो जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है। अगर किसी को मल्टीपल टाइम 8 दिन में एक बार, या फिर जैसे इन अ वीक, महीने में अगर 2 से 3 बार अगर हो रहा है हेडेक, तो उसका क्या मतलब कॉज हो सकता है, माइग्रेन वाला या फिर नॉर्मल ऐसे स्ट्रेस वगैरह से? बहुत मल्टीपल कॉज हो सकते हैं हेडेक का। आइडियली हेडेक का बेस्ट आंसर एक न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट दे पाएगा, बट इन माई एक्सपीरियंस मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। एज सिंपल एज आप पानी काम पे नहीं पी रहे हो, डिहाइड्रेशन कैन कॉज सिवियर हेडेक्स। खाना नहीं खा रहे, भूखे हो, सिवियर हेडेक्स होते हैं। तो कुछ भी कॉज हो सकता है और देर आर अनलिमिटेड कॉजेज ऑफ हेडेक, इसलिए उसके लिए स्पेशलिस्ट के पास जाना ही अक्लमंदी है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। बिल्कुल। सर, सोने का सही तरीका क्या होना चाहिए? सोने के काफ़ी तरीके बताए हैं। एक तरीका है जो थोड़ा गलत माना जाता है, वो मैं पहले बताता हूँ। अगर आप पेट के बल सो रहे हैं पूरा, इसको रिलेटिवली गलत माना जाता है। स्लीपिंग का कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है। ये आपकी बॉडी जिस कंफर्टेबल पोस्चर में सोना चाहती है उसको आप अलाउ करें। अगर आपको उठने के बाद पेन्स हो रहे हैं, मसल एक हो रहे हैं, स्टिफनेस हो रही है, तो नॉट नेसेसरीली आपका स्लीपिंग पोस्चर इसका कॉज है। इसका कॉज आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट हो सकता है ड्यूरिंग द डे। आप एक्सरसाइज करिए, आप मूवमेंट करिए, और स्लीप को इसके लिए दोष मत दीजिए। किसी के लिए बहुत सॉफ्ट मैट्रेस अच्छा है, किसी के लिए फर्म मैट्रेस अच्छा है, किसी के लिए मोटा तकिया अच्छा है, किसी के लिए पतला तकिया अच्छा है। इनिशियली जब हम पढ़ाई करते थे तब बोलते थे फर्म मैट्रेस, थिन पिलो एंड स्लीप ऑन द साइड। अब ये तीनों चीज़ें इतनी क्या बोलते हैं, इतनी स्ट्रांगली रिकमेंडेड नहीं है। ना ही फर्म मैट्रेस, ना ही पतला पिलो, ना ही स्लीपिंग ऑन साइड। आपको जैसे सोना है आप सो, जैसा पिलो रखना है आप रखो, जैसी मैट्रेस रखनी है आप रखो। बट येस, विदाउट पिलो सोना डेफिनेटली हार्मफुल है। आपका जो शोल्डर और नेक का गैप है ये सपोर्टेड होना चाहिए आइडियली। अदरवाइज ऑल पोस्चर्स, ऑल मैट्रेसेस, ऑल पिलोज आर अलाउड। अब इसमें जैसे अभी आपने बोला कि पिलो के बिना नहीं सोना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके नीचे पिलो नहीं लगाते हैं, उनको तो ऐसे ही लिटा देते हैं, तो ये करना चाहिए? फिर ये तो बहुत मिस्टेक कर रहे हैं पेरेंट्स। छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हम। छोटे बच्चों का ना हेड बड़ा होता है, उनके रिलेटिवली उनके बॉडी साइज से उनका हेड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। उसमें आप कर सकते हैं ये, बट हम अगर यंग, एडल्ट्स की बात करें हाँ, तो उनको तो शोल्डर और नेक के बीच में एक सपोर्ट चाहिए। ओके। आप नेक को ऐसे हैंगिंग नहीं छोड़ सकते। अब जैसे हम एक साइड से ऐसे सो जाते हैं, कभी कभी करवट नहीं बदल पाते हैं, तो हमारी गर्दन दर्द करने लगता है, हम ये दर्द नहीं कर पाते, इसका क्या रीज़न होता है? एग्जैक्टली, लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे। आप दिन में एक्सरसाइज करो, आप जिम जाओ, आप फिजियोथेरेपी कराओ, आप एक्सरसाइज करो, तो रात में आप कैसे भी सो, पोस्चर की वजह से नहीं खराब होगा। अगर इसमें भी एक रेड फ्लैग साइन है, अगर सुबह उठ के अकड़न रहती है जोड़ों में, कमर में या बाकी जोड़ों में, मोर देन 30 मिनट्स, थोड़ी बहुत अकड़न तो सबको होती है, एकदम से तो एनर्जी नहीं आती है, बट अगर 30 मिनट्स 1 आवर तक बॉडी में अकड़न है, हाथ मुड़ नहीं रहे हैं, कमर एकदम अकड़ी हुई है, तो ये एक साइन हो सकता है आर्थराइटिस का, यंग एज में भी। इसके लिए डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। सर, अगर हम जैसे क्रॉस लेग करके बैठे रहते हैं बहुत सारे लोग, तो इससे कुछ नुकसान होता है हमारी बॉडी को, या फिर हम ऐसे बैठ सकते हैं? ये ना वेरी सिमिलर टू अ क्वेश्चन जो मेरे से बहुत पूछा जाता है कि मिठाई से नुकसान होता है क्या नहीं। वंस इन अ वाइल रसमलाई खाने से कोई नुकसान नहीं होगा।
वंस इन अ वाइल क्रॉस लेगेड बैठने से कोई नुकसान नहीं होगा। आप सुबह दोपहर शाम रसमलाई खाओगे, आप सारे टाइम क्रॉस लेगेड बैठोगे तो डेफिनेटली नुकसान होगा। अगेन, नो पोस्चर इज बैड, नो पोस्चर इज बैड, द बेस्ट पोस्चर इज योर नेक्स्ट पोस्चर। आप मूवमेंट करिए, आप एक बार जिस पोस्चर में, उस पोस्चर में अटक मत जाओ, आप मूवमेंट करते रहो तो कोई पोस्चर ख़राब नहीं है। पोस्चर को ना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसमें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है ना। हर जना पोस्चर की बात कर रहा है। इनफैक्ट इससे बहुत सारे डॉक्टर्स का काम भी आसान हो गया है। कुछ नहीं समझ में आ रहा आपका, जी पोस्चर खराब है, पोस्चर खराब नहीं होता है पोस्चर, नेक्स्ट पोस्चर आना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं पर्सनली आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती, जब इस तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसमें, क्या बोलते हैं? बस हंस लेता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बट अगर मैंने सही इन्फॉर्मेशन की कोई रील बनाई या कोई वीडियो बनाया, वो नहीं चलेगा, वो चल जाएगा। और जो गलत बना रहा है, जो डरा रहा है, जिसके पास डिग्री नहीं है, वो बनाएगा तो आई एम 100% श्योर वो वायरल हो जाएगा। आप ऐसे That लोगों is के लिए क्या reality. कहना चाहते हैं? इनके अकाउंट डीएक्टिवेट होना चाहिए या फिर इन लोगों पे कुछ पनिशमेंट मिलनी चाहिए इनको? मैं कहना चाहता हूँ कि जो इनको देख रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए देखें, बट अपनी बॉडी के जब ख्याल की बात आए तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मतलब हमें खुद ही अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। जैसे वो केमिस्ट की बात हम कर रहे थे, आप केमिस्ट से मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो टाइम आने पे आपको बताएगा। बिल्कुल। आप किसी और से मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो आपको सही जानकारी देगा। आपको अवेयर होना ही पड़ेगा, आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, अपनी बॉडी का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। किसी को बंद कर देने से, जैसे ना एक बहुत बड़ी कैंपेन हुई थी स्मोकिंग के अगेंस्ट, 70s की बात है, मैंने एक कोई बुक में पढ़ा था। तो उन्होंने क्या किया था, जो होर्डिंग होते हैं बड़े बड़े, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, जो सड़क के किनारे होर्डिंग होते हैं, उसमें नो स्मोकिंग बड़ा बड़ा लिखवा दिया था, और एक सिगरेट की फ़ोटो और क्रॉस और ये सब करवा दिया। उसके बाद स्मोकिंग बहुत बढ़ गई थी। आप जिस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हो ना, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। लोगों में गुस्सा आता है, लोग रिबेल करते हैं और उसको ज़्यादा करते हैं। आप दबाने की कोशिश किसी को मत करो। लेट एवरीबडी लिव, लेट एवरीबडी एंजॉय व्हाट दे वांट टू डू। अपनी बॉडी का खुद ख्याल रखो। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं सर। पहला क्वेश्चन, जैसे मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया कुछ बोलते हैं? एनेस्थीसिया। हाँ, एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो उसका जो दर्द है ना, बोलते हैं कि जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद रहता है। अब जैसे मैं ज़्यादातर झुक के कुछ काम कर लूँ, झाड़ू लगा लूँ या पोंछा दे लूँ ऐसे झुक के, तो वो दर्द क्यों होता है लेडीज़ के? वो मेरे ही नहीं, मेरी देवरानी जेठानी है, उनके भी होता है। मैं बार बार एक ही डायरेक्शन में बात को लेके जा रहा हूँ। एनेस्थीसिया का ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही बड़ा मिथ है। एनेस्थीसिया के बाद बैक एक बहुत बहुत रेयर है जो एनेस्थीसिया की वजह से हो। बैक एक का मोस्ट कॉमन कॉज लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। सर हम लोग तो रेगुलर घर पे काम करते रहते हैं, एक्सरसाइज movement करते होता हैं, रहता है। एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज तो नहीं करते हैं। आपको बैक के लिए एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। हर पार्ट जो आपका पेन कर रहा है, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर मूवमेंट, उसी से आपका पेन बचेगा। प्लस हो सकता है कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज हो रही हो सकता है शुगर की इशू हो सकता है मेंटल हेल्थ का इशू हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, इसकी वजह से भी पेन्स होते हैं। वो तो आपका डॉक्टर ही आपको बेस्ट इवेल्युएट कर पाएगा। अल्टीमेटली सोल्यूशन यही होगा। बट जो हमारे फुटवियर होते हैं, वो हमारे नी और हमारे जो जॉइंट्स हैं, उनको कैसे अफेक्ट करते हैं? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। फुटवेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके बॉडी का वेट ट्रांसमिशन है, अल्टीमेटली आपके स्पाइन से, हिप्स से, नीज से होता हुआ फुट पे जाता है। फुट पे बहुत ज़्यादा वेट पड़ता है, और वो वेट अगर गलत एक्सिस से पड़ रहा है, गलत एंगल में पड़ रहा है, तो ना सिर्फ फुट, एंकल, बल्कि नीज, हिप्स, बैक सब डैमेज कर सकता है। गुड फुटवेयर इज़ मे बी उसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा ना हो, बट अगर आपने ख़राब फुटवेयर पहना, उससे डेफिनेटली नुकसान होगा। अब
क्वेश्चन ये आता है कि खराब फुटवेयर पहचाने कैसे, या गुड फुटवेयर क्या होता है। मेडिकल टर्म्स में कैसे देखें इन्हें? हाँ, तो कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक, जिनको अगर फुट पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए पहली चीज़ थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए सोल, थोड़ी सी हील होनी चाहिए 1 से 1.5 इंच, मीडियल आर्च सपोर्ट होना चाहिए, और आइडियली लेसेस वाले जूते होने चाहिए जो हील को और एंकल को टाइटली फिक्स रखें, मूवमेंट कम हो आपका शूज़ में, क्योंकि मूवमेंट होगा तो बहुत सारी मसल्स इसी चीज़ में लग जाएंगी कि स्टेबल रहे। मोटे मोटे ये 3 या 4 पॉइंट्स हैं। अगर कोई पेन है ऑलरेडी तब चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं या फ्लैट्स हैं वो जेन्युइनली फ्लॉप्स हैं, आप फ्लैट्स मत पहनिए, फ्लिप फ्लॉप्स मत पहनिए। वो जितना आपको हील डैमेज करेगी उतना ही फ्लैट्स भी डैमेज करेंगी। हील्स के डैमेज के बारे में तो कोई एंड ही नहीं, उस पर तो हमारा पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। बट आइडियली 1 to 1.5 इंच की हील, सॉफ्ट सोल, मीडियल आर्च सपोर्ट और लेसेस वाले शूज़ होने चाहिए आइडियली। यस सर, जो लोग जिम करते हैं या फिर जिम भी नहीं करते हैं फिर भी उनके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो चल भी नहीं पाते हैं, ये क्या कारण है और इसका सॉल्यूशन क्या है? पैरों में दर्द तो पहली बात तो पैर से आप क्या बोलना चाह रहे हैं, फुट, एंकल, ये जो काफ, तलवा होते हैं नीचे। तलवे के ना यूजुअली कॉमनली 2 ही मेन कारण होते हैं। एक होता है प्लांटर फिशाइटिस, एक होता है टिबियालिस पोस्टीरियर डिसफंक्शन। दोनों ही केसेस में सुबह उठते हैं जब बहुत सीवियर स्टैबिंग पेन होता है फुट में, पेशेंट ये बोलते हैं सर पहला कदम सुबह उठने के बाद नहीं रखा जाता, ऐसा लगता है कि किसी ने चाकू मार दिया हो। धीरे धीरे एज द डे प्रोग्रेसेस थोड़ा सा ठीक होता है और दर्द वापस आने लगता है। यूजुअली ये प्लांटर फिशाइटिस होता है या फिर टिबियालिस पोस्टीरियर डिसफंक्शन, एक मसल होती है टिबियालिस पोस्टीरियर, उसका डिसफंक्शन हो जाता है। कॉमनली बैड फुटवेयर, किसी को फ्लैट फुट है उसको हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी से हो सकता है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से हो सकता है, B12 की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, और शुगर में भी होता है। मल्टीपल कारण है। अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओगे तो वो एक कारण इवेल्युएट करेगा, और जनरली आपको एक एक्सरसाइज प्रोग्राम, एक सप्लीमेंट प्रोग्राम और एक दवाइयों के प्रोग्राम पे डालेगा, और उसी से ये ठीक होगा। क्रोनिक केसेस में कभी कभी इंजेक्शन लगाना पड़ता है, रेयर केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है, बट मेजॉरिटी केसेस अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वो सॉल्व हो जाते हैं। एंड आई वुड से मेजॉरिटी में से भी हाफ केसेस अगर आप अच्छी कंपनी का फुटवेयर खरीद लेते हैं, स्पोर्ट शूज़, तो उससे सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे जिम वाले लोगों की बात कर रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन और भी है कि जो लोग जिम जाते हैं उनका जो रोटेटर कप होता है उसमें इतने सारे इंजरी के केसेस क्यों आते हैं? जिम इंजरीज के ना मल्टीपल कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन इज़ लैक ऑफ वार्म अप, सीधे गए जिम में वेट उठा लिया। सेकंड कुड बी ईगो लिफ्टिंग, दोस्तों के साथ कंपटीशन कर लिया जिम में, या किसी को बस दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा वेट उठा लिया। ये वन और टू मेन कॉजेज़ हैं। इसके अलावा ना कॉम्प्लेक्स मूवमेंट अवॉइड करने चाहिए। इसको बोलते हैं जिम वाले, बोलते हैं ट्रेनर्स के इससे बहुत जल्दी मसल ग्रोथ होती है, एडवांस टेक्निक्स हैं, बट एक्चुअल में ना आपको 10 से 12 एक्सरसाइजेस चाहिए जिम में बेसिक, वो काफ़ी होती हैं। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट से मेरा क्या मतलब है, आपने जैसे शोल्डर की करनी है तो शोल्डर के बड़े सिंपल मूवमेंट्स हैं, जैसे शोल्डर प्रेस है, आप थोड़ा सा शोल्डर को आगे लाइए और सिंपल मूवमेंट्स करिए, एबडक्शन मूवमेंट करिए। कुछ मूवमेंट्स हैं, कुछ एक्सरसाइज जिम वाले बताते हैं जिसमें मल्टीपल तरीके से शोल्डर ट्विस्ट एंड बैंड होके फिर ऊपर जाता है विद वेट्स। जैसे आर्नल्ड प्रेस भी है एक, मुझे करना नहीं आता और मैं सीखना भी नहीं चाहता। मल्टीपल मूवमेंट्स की करके, ट्विस्टिंग टर्निंग करके आप वेट उठा रहे हो तो कोई ना कोई इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप उन लोगों की तरह से ट्रेंड नहीं हो। बिल्कुल। इसके अलावा जो आपने टर्म यूज़ करी रोटेटर कफ, सो शोल्डर की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी है। मैं 3 साल जर्मनी में शोल्डर सर्जन भी रहा था और यही मेरी स्पेशलिटी है। तो अगर शोल्डर की बात करें ना, उसमें एक बहुत ही अलग सी चीज़ होती है। एक बार आप मुझे हिप का मॉडल दीजिए, ये वाला। जैसे ना हिप जॉइंट है ये, अगर कैमरा में दिख रहा होगा तो हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। एक बॉल है और एक सॉकेट है, अच्छे से उस सॉकेट में वो फिक्स है, बहुत स्टेबल जॉइंट है बिकॉज ऑफ अनैटमी, बोन ही इस तरह से बनी है।
जो शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट इसमें इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, बट आई एम श्योर आप एनिमेटेड वीडियो लगा देना। इसका जो सॉकेट है बहुत छोटा है और वो डीप भी नहीं है, इट इज़ लाइक अ पैन, ऐसे इस तरह से है वो सॉकेट। और बॉल जो है, बॉल बहुत बड़ी है और पूरे सॉकेट में वो फ्रीली घूमती है। छोटा सॉकेट बड़ी बॉल, जैसे आपने गोल्फ देखा होगा, गोल्फ में एक टी होती है, उसके ऊपर हम बॉल रखते हैं, उस टी के जितना आपका सॉकेट होता है और बॉल उतनी बड़ी होती है, एंड इट इज़ हाईली अनस्टेबल जॉइंट। इसीलिए हम शोल्डर को इतना ज़्यादा मूव कर पाते हैं 360 डिग्री। कोई भी और जॉइंट आप 360 डिग्री नहीं मूव कर सकते जितना शोल्डर। तो इन अ वे इट इज़ अ वेरी अनस्टेबल जॉइंट। अब अनस्टेबल जॉइंट है तो इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी मसल्स, बहुत सारी अलग सिस्टम्स इसको स्टेबल बनाते हैं। रोटेटर कफ, रोटेटर कफ क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मसल्स जो मिल के एक कफ बनाते हैं। कफ मतलब एक तरीके की पट्टी होती है जो इसके अराउंड होती है, बट वो कई मसल्स से मिल के बनती है। वो क्या करती है, तो जैसे रोटेटर कफ यहाँ से आया और शोल्डर को, हेड को, जो बॉल को ऐसे पकड़ लिया और सॉकेट की तरफ खींच के रखती है टाइटली, ताकि वो ऊपर या नीचे नहीं जाए। तो ये रोटेटर कफ में अगर इंजरी हो जाती है तो एक अच्छी बात यह है कि शोल्डर के अराउंड इतनी सारी मसल्स हैं, वो इसको कंपनसेट कर सकती हैं। कुछ इंजरीज अपने आप हील हो सकती हैं। टीयर अब कभी भी होने के बाद वापस अपने आप नहीं जुड़ता है, उसको सर्जरी से ही जोड़ा जा सकता है, बट सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम लोगों में पड़ती है। रोटेटर कफ के अलावा एक डेल्टॉइड मसल्स होती है, पीछे से नेक की मसल्स, ट्रेपीजियस, लेटिसिमस, जो शोल्डर ब्लेड होती है, स्कैपुला, इससे बहुत सारी मसल्स शोल्डर जॉइंट्स में जा रही होती हैं। ये सारी मसल्स मिलके शोल्डर जॉइंट को स्टेबल बनाती हैं। एक मसल अगर कट जाए तो आप बाकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके फिजियोथेरेपी से पेन से बच सकते हैं। Okay. तो ये एक अच्छी बात भी है कि अनस्टेबल जॉइंट है, और एक बुरी बात भी है, अनस्टेबल जॉइंट है। बट दोनों ही केस में रिस्क है। रिस्क तो है ही, हाँ। बट यस, डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है आइडियली, और शोल्डर स्पेशलिस्ट से मिले तो बेस्ट है। सर, हमने इतने सारे केस डिस्कस करे, उनमें सबसे कॉमन अगर आपने बात करी है तो एक्सरसाइज की बात करी है। सबसे कॉमन, बिल्कुल कॉमन एक्सरसाइज की है। अब जैसे इस एक्सरसाइज की अगर बात करें तो कब कौन सी किसको करनी चाहिए, वो आप कैसे रिकमेंड करेंगे? जैसे किसी को सीढ़ियाँ चढ़ना बताया जाता है, किसी को ट्रेनिंग स्ट्रेंथ वगैरह बताई जाती है, इस तरीके के इसमें क्या मतलब? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। कोई योगा करना चाहता है, कोई पिलाटेस करना चाहता है, कोई जिम जाना चाहता है, कोई मैराथन भागना चाहता है, कोई स्विमिंग करना चाहता है, HIIT चल रहा है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, आई एम सॉरी, बहुत तरीके की एक्सरसाइजेज हैं। तो करनी कौन सी है, बिल्कुल। कौन सी सेफ है, कौन सी फ़ायदेमंद है? अब इसको ना अगर आप स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछेंगे तो आप हमेशा वो एक पोर्टफोलियो बताता है कि आप जी थोड़ा सा तो SBI में लगा लो, थोड़ा सा HDFC में लगा लो, थोड़ा सा आप रेलवे में लगा लो। तो एक्चुअल में एक पोर्टफोलियो ही बनता है। आप एक ही तरीके की एक्सरसाइज करोगे तो उससे इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जैसे जिम हुआ, उससे आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, मसल स्ट्रांग होंगी। तो आइडियली हफ्ते में 2 से 3 बार आप जिम जाइए। योगा से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, हार्ट रेट कंट्रोल में आता है, लंग्स की एक्सरसाइजेज हो जाती है, हर जॉइंट की मोबिलिटी एक्सरसाइज हो जाती है। योगा भी करना चाहिए, 2 से 3 बार आप योगा कर लीजिए। एक जनरल रूल है, आप मल्टीपल एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन यूज़ करिए, बोर नहीं होंगे, मज़ा आएगा और सारे सिस्टम्स हेल्दी रहेंगे। अब जैसे आपने सीढ़ियों के लिए बोला, हार्ट वाले बहुत खुश होंगे अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे, उससे हार्ट की एक्सरसाइजेज हो रही हैं। बट नी वाले जो कि हम लोग हैं, हम लोग अवॉइड करने को बोलेंगे अगर आपको नी पेन है तो। चढ़ने उतरने में पेन होगा। चढ़ने उतरने में पेन होगा और वो बढ़ भी सकता है। तो मेरे जो कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं वो क्या कहते हैं कि आपको इस पेस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, ब्रिस्क वॉक जिसको बोलते हैं। आप बात कर सकें पर गाना ना गा पाए क्योंकि आपकी सांस फूलने लग जाए। तो ये पेस पे अगर आप एक वीक में 150 मिनट्स कर लेते हैं तो एक वो अच्छा माइलस्टोन है जो आपने अचीव कर लिया। इससे फास्ट पेस्ट पे अगर आप 75 मिनट्स कर लेते हैं इन अ वीक, तो दैट इज़ ऑल्सो आपने हार्ट हेल्थ को आपने कंट्रोल कर लिया। अगर आप योगा या प्राणायाम कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं
तो आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल होगी। बोन्स के लिए आपको वेट्स चाहिए और मसल स्ट्रांग चाहिए, उसके लिए आपको जिम करना पड़ेगा। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मिक्स एंड मैच है। इन सब के बीच में रिकवरी नहीं भूल सकते, स्लीप नहीं भूल सकते, प्रोटीन नहीं भूल सकते, विटामिन नहीं भूल सकते। फिटनेस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, फिटनेस इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग। फिटनेस कंसिस्टेंसी पे भी डिपेंड करती है, और एक अच्छा ट्रेनर हो तो बहुत बढ़िया। अब जी हमने कॉमन बात करी, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ हाँ। आप डॉक्टर हैं, आपके पास सुबह से शाम तक बहुत सारे केसेस रहते हैं, आप कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करते हैं जिससे आप फिट रहते हैं? सेकंड चीज़ सर, अब जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा बिजनेस भी है, मैं पॉडकास्ट भी करती हूँ, इतना टाइम नहीं है, तो मैं कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हूँ? वो लोग जो अभी इस टाइम 50 या 60 साल के हैं, जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, ज़्यादा चल भी नहीं पा रहे हैं, वो कौन सी एक्सरसाइज करें? 3 लोगों के लिए एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए? मैं फिर से उल्टी तरीके से लेके आता हूँ इसको। लास्ट क्वेश्चन पहले, जो लोग एज ज़्यादा है हाँ। या कुछ पेन्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए बेस्ट है एक फिजियोथेरेपी प्रोग्राम। एक फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में जो एक्सरसाइज पॉसिबल है वो फिजियोथेरेपिस्ट करवा देगा। आज मैं बोलूँगा जो एक्सरसाइज अगर उनको नी पेन है तो वो कैसे करेंगे? मेरे लिए बोलना बड़ा मुश्किल है, यूट्यूब से देख के करना बहुत मुश्किल है। आइडियली एज ज़्यादा है, पेन्स हैं, तो एक फिजियोथेरेपी प्रोग्राम में एनरोल करना चाहिए। पेन्स नहीं भी हैं, एज ज़्यादा हो रही है 40, 50, 60, तो आपको एवरी ईयर 1 मंथ की फिजियोथेरेपी तो करनी चाहिए। फिजियोथेरेपी इज़ नॉट जस्ट क्यूरेटिव या ट्रीटमेंट, इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंटिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी आफ्टर अ सर्टेन एज फॉर सर्टेन एलिमेंट्स। सेकंड बात करी आपने वर्किंग प्रोफेशनल्स की, आपके और मेरे जैसे, उनके लिए मैं ये कहूँगा, कहने की बातें हज़ारों हैं, तरीके हज़ारों हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप कर लीजिए। आप एक्सपेक्ट ये मत करिए कि आपने 1 घंटा जिम किया और 23 घंटे बैठ गए, उससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बट येस, अगर आपने 1 घंटा जिम भी नहीं किया, उससे तो ज़्यादा ही मिलेंगे। तो आपसे जो एक्सरसाइज होती है आप करिए, दिन भर आप मूवमेंट करते रहिए, ब्रेक्स लेते रहिए, एवरी 30-40 मिनट्स कुछ स्ट्रेचेस करिए। बहुत मुश्किल है एक्सरसाइज करना, बहुत मुश्किल है फिट होना, बहुत मुश्किल है वेट लॉस करना। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ ये बात, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। आप करते हैं? कोशिश यस कर पाता हूँ मुश्किल से, बट आई ट्राई एवरी डे कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो जाए। गर्मियों में अभी स्विमिंग कर लेता हूँ। जिम ज्वाइन करा है, जिम की फीस वेस्ट हो रही है, पर जिम ज्वाइन किया हुआ है मैंने। अच्छा, आप कॉमन लोगों में से आ जाते हैं फिर जिम के क्या पैसे करें, देके। नहीं बोलना बहुत आसान है ना करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर, हमारा पूरा पॉडकास्ट बहुत अच्छे से हुआ। लास्ट क्वेश्चन है मेरा इसमें, इंटरनेट पर मेडिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, और पूरे पॉडकास्ट को देखते हुए आप हमारी जो ऑडियंस है पॉडकास्ट में, उनको एक क्या ऐसा गोल्डन रूल बताना चाहेंगे जिससे वो एक तो गलत इन्फॉर्मेशन से बचे, प्लस अपने आप को जिस भी प्रॉब्लम है वो हमें नहीं पता, उनकी नी में पेन है, बैक में, वो क्या ऐसा कोई कुछ एक गोल्डन रूल फॉलो करके खुद को फिट रख सकता है? जैसे आपने बताया कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, हमें खुद ही करनी है। बिल्कुल खुद ही करनी है। आप जिस जने की एडवाइस यूट्यूब या इंस्टाग्राम से फॉलो कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनके क्रेडेंशियल्स चेक कर लीजिए, वो डॉक्टर हैं या नहीं, और वो उस फील्ड के डॉक्टर हैं या नहीं। मैं आज लिवर की, ब्रेन की, किडनी की बातें करके चला जाऊं तो प्लीज़ मेरी बातें फॉलो नहीं करें। मैं एक हड्डी का डॉक्टर हूँ, मैं एक शोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी बातें सिर्फ जॉइंट्स और मूवमेंट से रिलेटेड ही मानिए, वही मेरा एक्सपर्टीज़ है, वही मेरा एक्सपीरियंस है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, आप उस बंदे के क्रेडेंशियल्स चेक कर लीजिए। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू सेव आवरसेल्व्स। सेकंड इज़ आप एक डॉक्टर से मिल लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो। थर्ड इज़ मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। आप बैठे मत रहो। हमारी बॉडीज़ बैठने के लिए, लेटने के लिए नहीं बनी है, हमारी बॉडीज़ मूवमेंट के लिए बनी है। हर जॉइंट, हर बोन, हर सिस्टम, हर ऑर्गन मूवमेंट चाहता है। अगर आप मूव करोगे, आपका पेट भी खुश रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। आज का पॉडकास्ट डेफिनेटली आपके और आपके परिवार के सदस्यों से रिलेट करता हुआ, क्योंकि हर किसी के घर में नी पेन, बैक पेन का कोई ना कोई पेशेंट होगा। ये पॉडकास्ट अगर बॉस आपको अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ तक आपने हमारा पॉडकास्ट देखा है
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सर। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू, आपने थैंक यू। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। मैंने आउट ऑफ आपके फील्ड से भी क्वेश्चन करे, उनको भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।